अस्सलाम वालेकुम। टुडे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ेस करेंगे। सो हम शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस और ऑक्सीजन थेरेपी। रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है रिजल्ट कर सकती हैं, उनकी वजह हो सकती है कि इनएडिक्वेट वेंटिलेशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ डिफ्यूजन थ्रू पल्मोनरी मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली डिफ्यूज नहीं हो रही पल्मोनरी मेम्ब्रेन के थ्रू, और एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट में ऑफ गैसेस और जो बिटवीन लंग एंड द टिश्यूज। सो हम लोगों को केयरफुली ये सब अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि फिजियोलॉजी इन सब चीज़ों की, ताकि हम इनको डायग्नोज कर सकें और फिर हम इनको ट्रीट कर सकें। ट्रीटमेंट यूजुअली जो है वो यूज़फुल मेथड ऑक्सीजन थेरेपी होती है, और नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे हम जो हैं मेजरमेंट्स वो करते हैं, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी मेजर करते हैं, टाइडल वॉल्यूम मेजर करते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, डेड स्पेस और फिजियोलॉजिकल शंट, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ये हम ऑन रेगुलर बेसिस जो है जब भी हमारे पास पेशेंट आता है उसमें हम ये करते हैं। लेकिन स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, मेजरमेंट्स हैं, वो हैं ब्लड गैसेस का पीएच, ब्लड गैसेस और ब्लड पीएच की मेजरमेंट्स। सो डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक चीज़ हम मेजर करेंगे। सेकेंडली कार्बन डाइऑक्साइड डिटर्मिन करेंगे कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट है। तीसरा ब्लड का पीएच क्या है। दीज मेजरमेंट्स, ये सब मेजरमेंट्स जो हैं शुड बी रैपिडली डन। तेज़ी से जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमको ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से करनी होती हैं ताकि जो हम तेज़ी से डायग्नोज कर सकें। रैपिड डायग्नोसिस होनी चाहिए और रैपिड ही उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको एक्यूटली हमें बहुत रैपिडली क्विकली हमको उसको डायग्नोज करके उसको ट्रीट करना होता है। दूसरे जो ट्रीटमेंट जिसको हम क्विकली डायग्नोज करके उसको ट्रीट करना होता है, दैट इज़ एक्यूट एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ एसिड बेस बैलेंस। और इसके लिए मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं, कैसे हम ये डिटर्मिनेशन करेंगे। ब्लड पीएच जो है उसके लिए एक ग्लास रॉड होती है, पीएच ग्लास रॉड होती है, और ये हमने आम लैब्स में यूज़ होती है। लेकिन इस ब्लड पीएच के लिए हम यूज़ करेंगे ये मिनिएचर, बहुत स्मॉल साइज होती है, और इस जो ग्लास रॉड होती है इससे वोल्टेज जनरेट होता है, और इससे हम डायरेक्टली पीएच जो है मेजर कर सकते हैं। और पीएच मेजर करने के लिए या तो हमारे पास एक स्केल होता है जिसको हम वोल्टामीटर स्केल कहते हैं, या फिर हम वो पीएच का जो है वो ग्राफ रिकॉर्डिंग में हम चार्ट के ऊपर रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। अब डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरह होता है, ग्लास रॉड के थ्रू, ग्लास इलेक्ट्रोड के थ्रू, और जो कि वोल्टामीटर के साथ अटैच होता है। और ये जो है इसका मैकेनिज़्म ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का हम जो सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपोज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें डिसॉल्व होती है, और वो उस टाइम तक डिसॉल्व होती है जब तक इक्विलिब्रियम तक ना पहुँचते, मीनिंग के जितना सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ है, कॉन्सेंट्रेशन है, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचेगी, तो उसके बाद फर्दर डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। तो अब
जो सोल्यूशन स्ट्रेंथ है, सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन हमको पता होती है, तो जब उस लेवल पे पहुंच जाता है, नो मोर ऑक्सीजन इज, कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग डिसॉल्व, तो हमको फिर पता चल जाता है कि में इतनी इस ब्लड में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसका एक फॉर्मूला है जिससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इस फॉर्मूला को हम हैंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन कहते हैं, और ये है pH जो है इज इक्वल टू 6.1 प्लस लॉग बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी वही मिनिएचर ग्लास इलेक्ट्रोड होता है, और ये जो है ग्लास इलेक्ट्रोड बहुत थिन प्लास्टिक मेम्ब्रेन, बहुत ही बारीक प्लास्टिक मेम्ब्रेन के साथ सराउंडेड होता है, और स्पेस बिटवीन दिस ग्लास रॉड और प्लास्टिक मेम्ब्रेन ये बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ फिल होता है ऑफ नोन कंसंट्रेशन। हम उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमको पता होती है कि इसमें कितनी बाइकार्बोनेट वो है। फिर ब्लड जो है वो डिफ्यूज़ करते हैं हम वो जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर की साइड पे, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ करके उसमें से निकल के, ब्लड में से निकल के उस मेम्ब्रेन के थ्रू बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में चली जाती है। और इस सारे प्रोसेस के लिए, सारे टेस्ट के लिए सिर्फ एक कतरा या एक कतरा से थोड़ा ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है। वी डोंट नीड टू मच ब्लड फॉर इट। pH इज़ देन मेजर्ड बाय द ग्लास इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास, और कार्बन डाइऑक्साइड हैंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, ये भी उसी तरह की टेक्निक है। इस टेक्निक को पोलैरोग्राफी कहते हैं, और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ब्लड में मेजर करता है। ये 3 मेजरमेंट्स के जो डिवाइसेस हैं अलग-अलग की बजाय अब एक सिंगल एपरेटस में बिल्डअप कर दिए गए हैं, ताकि वही एक सिंगल एपरेटस हम यूज़ करें, और वो एक ब्लड ड्रॉप से हम ये तीनों कैलकुलेशंस pH, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ब्लड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Now, pathophysiology of specific pulmonary abnormalities. Pulmonary abnormalities या diseases कौन कौन सी होती हैं? Number 1 is chronic pulmonary emphysema. Chronic emphysema. Pulmonary emphysema जो है that is excess air in the lungs. बहुत ज़्यादा air lungs में जमा हो जाती है, और cause क्या है इसकी? obstructive cause होती है प्लस डिस्ट्रक्टिव कॉज होती है। दोनों ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग टिश्यू जो है इट रिजल्ट्स इन कोलेक्शन ऑफ द एयर इनटू द लंग्स, और ये जो है इसकी रीज़न जो है इट इज़ स्मोकिंग फॉर मैनी ईयर्स। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है? क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्रॉनिक इरिटेशन स्मोकिंग की वजह से होती है, या कोई इरिटेंट और जैसे कि निकोटीन वगैरह है उससे इरिटेट होते हैं लंग के ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और जो नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो ब्लड एयरवेज का होता है, जो लंग्स का होता है, इस इरिटेशन जो कि स्मोक की वजह से इरिटेशन, सिगरेट स्मोकिंग के स्मोक की वजह से जो इरिटेशन होती है वो इसका कॉज होता है। और ये क्या करता है, ये जो सिलिया होते हैं, छोटे छोटे बाल जो होते हैं, सिलिया जो होते हैं रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के, उसको पार्शली पैरालाइज कर देता है और डैमेज कर देता है। और ये जो उसमें निकोटीन होती है सिगरेट्स में, उसकी वजह से ये होता है। उसमें क्या होता है कि जब सिलिया डैमेज हो जाएंगे तो दे आर नॉट मूविंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव नहीं, तो जब वो मूव प्रॉपरली नहीं करेंगे तो म्यूकस जो है, जो फ्लूइड अंदर हमारे लंग्स में होता है, इट डज नॉट मूव आउट।
वो उधर ही रह जाता है, क्योंकि सिलिया मूव नहीं कर रहे, और जब सिलिया नहीं मूव करेंगे तो नेचुरली वो जो म्यूकस है वो वहीं पे रह जाएगा। दूसरा, इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है। जब ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा, जो पहला ही म्यूकस नॉर्मल प्रोडक्शन म्यूकस ही नहीं है, एक्सपेल हो रही, तो जब ज़्यादा होगा तो वो फर्दर जो है कंडीशन को डिटीरियोरेट, ज़्यादा जमा हो जाएगा और ज़्यादा डिटीरियोरेशन होगी। थर्डली जो है, जो मैक्रोफेजेस, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं, वो उनकी इनहिबिशन होती है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकते, वो लेस इफ़ेक्टिव होते हैं। जो मैक्रोफेजेस, आपको पता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह है, जो इन्फेक्शन है उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसको ख़त्म करती है। तो जब मैक्रोफेजेस प्रॉपरली काम नहीं कर रहे तो दैट इन्फेक्शन is remains there and is not absorbed. Secondly, chronic airway obstruction होती है, which results from, हमने कहा था कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव वजह होती है, एक डिस्ट्रक्टिव वजह होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव वजह, एक तो हमने कहा म्यूकस की वजह से होता है, दूसरा जो है ऑब्स्ट्रक्शन इन्फेक्शन की वजह से रिजल्ट करता है, जो कि एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। और इन्फ्लेमेटरी रीज़न होती है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा फ्लूइड कलेक्शन होता है, तो वो इन्फ्लेमेटरी एडीमा प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब इन्फ्लेमेटरी एडीमा होगा, एक्सेस ऑफ म्यूकस होगा और सिलिया वर्क नहीं कर रहे, तो वो वहीं पे जमा होता जाएगा। थर्डली इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से जो है उसमें ये पेशेंट्स जो हैं ये इंस्पायर तो कर सकते हैं, उनको उसमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती, लेकिन एक्सपायर वो एयर बाहर निकालने में उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि वो जो है ब्रोंकाई जो है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयर जो है वो उसमें ट्रैप हो जाती है और वो बाहर नहीं निकल सकती। जब ये ट्रैप होगी तो जो ब्रोंकल वॉल्स हैं, एल्वियोलर वॉल्स जो हैं, वो स्ट्रेच होंगी ज़्यादा एयर की वजह से, और स्ट्रेच होके उसमें अब हमारे पास म्यूकस भी है, ओडेमा भी है, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होगी। सो धीरे धीरे वो जो है वो एल्वियोलर वॉल की डिस्ट्रक्शन करेंगे, और ये डिस्ट्रक्शन जो है एल्वियोलर वॉल की 50 to 80% तक हो सकती है। ये हम इधर एक पिक्चर देख रहे हैं, ये ऊपर वाली जो पिक्चर है ये एम्फिज़ेमेटस लंग की है, यहाँ पे ये नॉर्मल लंग की है नीचे वाली। एम्फिज़ेमेटस लंग में आप देखेंगे एल्वियोलाई जो हैं ये इनके चूँकि वॉल डिस्ट्रक्शन हो गई, ये सारे जुड़ गए हैं और बड़े हो गए हैं, इसलिए इनकी जो सरफेस एरिया है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो कम हो गया है। बजाय इधर 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 जो वॉल्स थी उनसे जो एक्सचेंज होना था वो सब डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और ये एक तरफ इतना, उसके बजाय इतना सरफेस एरिया रह गया। ये हमारी नॉर्मल लंग्स हैं। यहाँ पे आप देखें इसके कंपैरिजन ये एल्वियोलाई कितना छोटा है, ये एल्वियोलाई, और इनमें जो है ज़्यादा एल्वियोलर वॉल्स हैं और सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो ज़्यादा होगी। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ क्रोनिक एम्फीज़ीमा क्या होता है? नंबर 1, ब्रोंक्यूलर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से देयर इज इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस होगी, पर्टिकुलरली इन एक्सपिरेशन। जब एयरवे रेजिस्टेंस होगी तो ब्रीदिंग, लंग का ब्रीदिंग वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज, उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा थ्रू द ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, बिकॉज एक तो बाहर से उसकी एक अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, बाहर से उसको प्रेशर है, और इसकी वजह से लंग्स जो है
एल्वियोलाई कॉम्प्रेस हो जाते हैं और देयर इज रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रेजिस्टेंस होगी एक्सपिरेशन में, इंस्पिरेशन में नहीं होती, एक्सपिरेशन में ज़्यादा होती है। सेकेंडली, द मार्क्ड लॉस ऑफ एल्वियोलर वॉल्स जो है, इट ग्रेटली डिक्रीजेस द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द लंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एल्वियोलाई के वॉल्स हैं वो डिक्रीज हो टूट जाते हैं और उसकी वजह से जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की जो होती है ऑफ द लंग्स, इन द लंग्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। दिस रिड्यूसेस lung ability to oxygenate blood and remove carbon dioxide from the blood. Thirdly, obstructive process is much worse in some areas of the lung than in the other. तो हम ये देखते हैं कि लंग्स के कुछ एरियाज में, एक लंग में कुछ एरियाज में डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो है वो ज़्यादा है कुछ दूसरे लंग्स एरियाज की निस्बत। सो जो जहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं है वहाँ पे वेंटिलेशन ज़्यादा हो रही है, और जहाँ पे डिस्ट्रक्शन कम ज़्यादा हुई है वहाँ पे वेंटिलेशन जो है कम होगी। और ये जो है ये रिज़ल्ट करता है एक्सट्रीमली एबनॉर्मल एक्सट्रीमली एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियोज में। अब दो टाइप के होंगे वेंटिलेशन परफ्यूजन एबनॉर्मलिटीज ऑफ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। तो जब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो बहुत लो हो जाएगी और इन सम पार्ट्स ऑफ द लंग्स जो कि फिजियोलॉजिकल शंट में होती है, और वहाँ पे एरिएशन जो है ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड जो है वो बहुत हुआ होगा। दूसरी जगह पे वेरी हाई वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है, और यहाँ पे जो है वो की वजह से फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होगी जो नॉर्मल से ज़्यादा है, जितनी चाहिए उतना तो वो वेंटिलेट हो जाती है। तो जो एक्स्ट्रा है वो जो है वो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वो वेंटिलेशन में यूज़ नहीं होती, सो दैट इज़ वेस्टेड। बोथ इफेक्ट्स, ये दोनों इफेक्ट एक ही लंग में भी हो सकते हैं, क्योंकि जो लंग का जो पार्ट नॉर्मल है, सही काम कर रहा है, उसमें एक टाइप की वेंटिलेशन होगी, जो दूसरा है उसमें जो डिजीज्ड पार्ट है उसमें कम वेंटिलेशन होगी। Thirdly, the obstructive process is much worse in some areas. जैसे हमने बात की कि कुछ एरियाज में ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा होगी और उसकी वजह से जो लंग डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा होगी, कुछ पार्ट्स में और कुछ पार्ट्स में कम होगी और कुछ पार्ट्स नॉर्मल होंगे। सो सम पार्ट्स आर वेल वेंटिलेटेड, जो नॉर्मल है वो वेल वेंटिलेटेड होंगे, वाइल द अदर्स आर पुअर वेंटिलेटेड। और जब ऐसा होगा तो एक्सट्रीमली एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियोज होंगी। ये हम क्या कर रहे हैं होंगी, जो कि मैं ये सब आपको पहले बता चुकी हूँ। नंबर 4, लॉस ऑफ लार्ज पोर्शंस ऑफ एल्वियोलर वॉल होगा। इस डिस्ट्रक्शन जब होगी लंग्स की, एल्वियोलर वॉल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और देयर इज रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन जो इन एल्वियोलर वॉल्स में क्या पल्मोनरी कैपिलरीज हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्यों जिनके थ्रू ये ब्लड जो पास हो रहा था। पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, और ये जब ज़्यादा होगी तो जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसकी वजह से रिज़ल्ट होगा। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन रिज़ल्ट होगा तो प्रेशर पड़ेगा राइट हार्ट पे, और राइट हार्ट जो है
उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसके, लेकिन आगे लंग्स जो है वो प्रॉपरली चूँकि वर्क नहीं कर रही, अल्टीमेटली जो है राइट हार्ट जो है वो फेल हो जाएगा, उसको डैमेज होगा और फेल हो जाएगा। क्रॉनिक एम्फीज़ीमा जो है वो प्रोग्रेस करता है, लेकिन स्लोली करता है, क्योंकि ओवर द इयर्स ऑफ स्मोकिंग, एंड दिस इज़ द कॉज ऑफ क्रॉनिक एम्फीज़ीमा। और इसमें जब डिस्ट्रक्शन होगी तो दो चीज़ें होंगी, एल्वियोलाई वॉल्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो दो चीज़ें होंगी, क्योंकि एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रॉयज हो रही हैं, उसकी वजह से पल्मोनरी कैपिलरीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो कम मिल रही है और इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन हाइपोक्सिया। अब वेंटिलेशन जो है मैं बताया कि जो है इसमें ब्रीदिंग में जो इंस्पायर करने में तो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती है, लेकिन एक्सपायर करने में डिफ़िकल्टी होती है। जब पेशेंट जो है वो प्रॉपरली एक्सपायर नहीं कर रहा होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स से अंदर अंदर बॉडी में कलेक्ट हो रही होगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर कैपनिया, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी, इन द टिश्यूज। और इसके एक कॉज है और हाइपोवेंटिलेशन ऑफ मैनी एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो टूट गई हैं और उसमें वेंटिलेशन पल्मोनरी कैपिलरीज डिस्ट्रॉय हो गई, वेंटिलेशन जो है वो कम हो रही है और लॉस ऑफ एल्वियोलर वॉल्स है। ये रिजल्ट करता है स्फीयर प्रोलॉन्ग डिवास्टेटिंग एयर हंगर में, क्योंकि अब हम पर्सन जो है, जो पेशेंट है वो प्रॉपरली इंस्पायर एक्सपायर नहीं कर रहा, मोर ऑफ द एक्सपायरेशन, और ये एयर हंगर में, एयर वांटिंग में वांट कर रहा है, और लेकिन उसको उतनी एयर मिल नहीं रही है, और ये लास्ट करता है ओवर मैनी इयर्स के बाद ये कंडीशन डेवलप होती है, मैनी इयर्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। और जब ये कंडीशन होगी तो जैसे मैंने बताया हाइपोक्सिया और हाइपरकैपनिया दोनों होंगी, और इन improperly treated या untreated cases, it's going to result in death of the person, or after, of course, after a long time of cigarette smoking. So this is high penalty to pay for smoking. Next topic जो है हमारा निमोनिया है। लंग निमोनिया में लंग इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेम्ड होते हैं और फ्लूइड एल्वियोलाई में कलेक्ट हो जाता है। Pneumonia is inflammatory condition in which some or all of the alveoli are filled with fluid and blood cells. यहाँ पे we can see this is the diagram of normal lung, or this is a diagram of figure of pneumonic lung. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की ये है, और देयर आर नंबर ऑफ वॉल्स इन बिटवीन ईच एल्वियोलाई, एंड जितनी ज़्यादा वॉल्स हैं उतना सरफेस एरिया ज़्यादा है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, सो मोर ऑक्सीजन इज बीइंग सप्लाइड to the blood which is coming from the deoxygenated blood which is coming from the body. यहाँ पे क्या है, it is fluid, these are the alveoli, alveoli are filled with fluid and blood cells, both red blood cells and white blood cells. ये जो है तीसरा डायग्राम, this is of emphysema. एम्फिज़मेटस लंग है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एल्वियोलाई बड़े बड़े हैं, यहाँ पे ये सब इसकी जो वॉल्स हैं ये ब्रेक डाउन हो गई हैं, ये बड़े हो गए हैं। तो हम अगर कंपेयर करें यहाँ की सरफेस एरिया से, इस सरफेस एरिया को, ये जो एल्वियोलाई वॉल्स है कंपैरेटिवली बहुत कम हो गई हैं, सो
कैपिलरीज कम हो जाती, पल्मोनरी कैपिलरीज और डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, राइट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ निमोनियाज, लेकिन हम यहाँ पे बैक्टीरियल अमोनिया मोस्ट फ्रीक्वेंट इज बैक्टीरियल अमोनिया और उसको हम देखेंगे। बैक्टीरियल अमोनिया जो है ये फ्रीक्वेंटली कॉज होता है न्यूमोकोकाई से। बैक्टीरिया होता है जिनको हम न्यूमोकोकाई कहते हैं, और इन्फेक्शन जो है ये एल्वियोलाई में शुरू होता है, एल्वियोलाई से पल्मोनरी मेम्ब्रेन में जाता है। जब पल्मोनरी मेम्ब्रेन में जाता है तो वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, और जब वो इन्फ्लेम्ड होते हैं उनके जो पोर्स हैं वो ज़्यादा पोरस हो जाते हैं, उसमें से ज़्यादा फ्लूइड लीक करना शुरू करता है। आरबीसीस ज़्यादा लीक करते हैं और डब्ल्यूबीसीस ज़्यादा लीक करते हैं इनटू द एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई जो है वो प्रोग्रेसिवली फिल होते हैं फ्लूइड और सेल्स के साथ, और ये इन्फेक्शन स्प्रेड करती है, उससे इन्फेक्शन जो स्प्रेड करती है बाय एक्सटेंशन ऑफ, या बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा, फ्रॉम एक एल्वियोलस से टू दूसरे एल्वियोलस तक, और लार्ज इस तरह से वो लार्ज एरिया ऑफ द लंग को इन्वॉल्व करते हैं, यहाँ तक कि पूरा लंग भी इन्वॉल्व हो सकता है। लंग पूरा लोब लंग दोनों के, जो राइट लंग होते हैं आपको पता है उसके 3 लोब्स होते हैं, जो लेफ्ट लंग होता है उसके 2 लोब्स होते हैं। तो अगर राइट लंग में इन्फेक्शन है तो एक पूरा लोब इन्फेक्ट हो सकता है या पूरा लंग भी इन्फेक्ट हो सकता है, और कंसोलिडेट हो सकता है। कंसोलिडेशन होती है जब लंग एल्वियोलाई जो है वो फिल हो जाते हैं फ्लूइड और सेलुलर डेब्रिस के साथ। सेल्स जो है वो आफ्टर सर्टेन पीरियड दे डिसरप्ट और डाई, और उनका जो मटेरियल है दैट कम्स आउट, और मैक्रोफेजेस आर एक्टिंग हियर। सिम्टम्स क्या होंगे इसके? गैस एक्सचेंज फंक्शंस डिक्लाइन इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दिस डिजीज। गैस एक्सचेंज फंक्शन डिक्लाइन करते हैं, कम हो जाते हैं, और इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अर्ली स्टेज में निमोनिक प्रोसेस जो है वो लोकलाइज हो सकता है टू ओनली वन लंग, और उसमें ये होगा कि एल्वियोलर वेंटिलेशन रिड्यूस हो जाएगी, ब्लड थ्रू लंग्स तो, और ब्लड थ्रू जो है वो लंग्स में कंटिन्यू रहेगा। उसकी वजह से द टोटल रिडक्शन सरफेस एरिया जो है अवेलेबल फॉर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का वो डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंडली वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिक्रीज होगा। अब ये दोनों कॉजेज़ जो हैं ये रिजल्ट करेंगी हाइपोक्सीमिया में, दैट इज़ लेस ऑक्सीजन इन द ब्लड, और हाइपर कैप्निया में मोर carbon dioxide than normal. Decreased ventilation perfusion ratio affects number one, air passing through aerated lung. आपके decreased ventilation perfusion region जहाँ पे तो जो पार्ट ऑफ द एयर लंग जो है वो नॉर्मल है, सही है, उसमें परफ्यूजन रेशियो जो है वो 97% ऑक्सीजनेट होगा ब्लड जो है वहाँ से गुजरने वाला। जो अनएरिएटेड लंग है, जो डिजीज लंग है, उसमें परफ्यूजन जो है वो 60%, सिर्फ 60% है। Therefore, average saturation of the blood pumped by the left heart into the aorta is 78% oxygenated. इस हम इन दोनों को, क्योंकि लेफ्ट हार्ट में से इन दोनों लंग्स का जो है ब्लड जो है, this blood plus this blood 97% oxygenated and plus 60% oxygenated, दोनों इकट्ठा पास होना था, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, सो हमारे पास ये रीडिंग आती है। सो एओर्टा में जो ब्लड जाता है दैट इज 78% oxygenated, that is far below the normal levels. ये हमारे पास डायग्राम है। Here we can see this is the normal lung, this is the pneumonic lung. इसमें जो है ये राइट पल्मोनरी वेन है जिसमें ऑक्सीजन, क्योंकि ये नॉर्मल लंग है इसमें तो ऑक्सीजनेशन है,
It is 97% saturated. Left lung में it is consolidated, filled with alveoli, filled with fluid and cells. So इसकी oxygen is improper और इसमें जो oxygenation है is only 60%. So this plus this from the left ventricle going into the aorta. So half of this. So 97 plus 60. Or so mean saturation will be 78%. Our next topic is atelectasis, that is collapse of the lung. Atelectasis जो होता है lung का collapse होता है, that is can be localized area of the lung or the whole area. लंग्स में जब इन्फेक्शन होता है तो लंग का कुछ एरिया भी इन्फेक्टेड हो सकता है या पूरा लंग भी इन्फेक्टेड हो सकता है. एटिलैक्टेसिस जो है दैट इज टोटली कोलैप्स ऑफ द लंग जिसमें नो एयर इज प्रेजेंट इन द लंग. सो वो कोलैप्स हो जाता है. कॉज जो है टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे हो सकता है. अगर पार्शियल है तो वो टोटल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है. और दूसरा जो है टोटल इन होल लंग. तो दूसरा जो है वो लैक ऑफ सर्फेक्टेंट इन द फ्लूइड्स लाइनिंग द एल्वियोलाई है. एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज लंग कोलैप्स. लंग कोलैप्स जो है ऑब्स्ट्रक्शन कैसे रिजल्ट हो सकती है. एक तो ब्लॉकेज होगी ब्रोंकाई की, स्मॉल ब्रोंकाई की, म्यूकस की वजह से. म्यूकस वहाँ पे जमा हो जाता है स्मॉल ब्रोंकाई में और इट इज़ नॉट एक्सपेल्ड आउट. उसकी वजह से जो एयर उसके पीछे है उस ऑब्स्ट्रक्शन के वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और लंग जो है वो कोलैप्स हो जाएगा. ये तो पार्ट ऑफ द स्मॉल ब्रोंकाई में जब होगा तो उतना जो उस ब्रोंकस के पीछे का लंग पोर्शन है दैट इज गोइंग टू कोलैप्स. Secondly, obstruction of major bronchus either by a large mucus plug. Major bronchus जो है उसमें large mucus plug होगा, बहुत ज़्यादा mucus जो है वो जमा हो गई है, थिक हो जाएगा और वो कॉज करेगा ये ऑब्स्ट्रक्शन. या फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट उस लंग में कोई होगा सच एज कोई ट्यूमर वगैरह. Air beyond the blockage is absorbed within minutes to hours by the flowing blood in the pulmonary capillaries. अब pulmonary capillaries में जो blood है वो जो एयर ब्लॉकेज से पीछे जो एयर लंग की एयर है वो उसमें छोटा पार्ट है तो मिनट्स में वो एब्जॉर्ब हो जाएगी. अगर ज़्यादा बड़ा पोर्शन है तो इट मे टेक आवर्स टू एब्जॉर्ब दैट ब्लड एयर by the flowing blood in the pulmonary capillaries. अगर तो लंग फ्लाइबल होगा दैट इज सॉफ्ट होगा और कंप्रेसिबल होगा विल सिंपली कॉज एल्वियोलाई कोलैप्स. और जो रिजिड लंग होगा जहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई है ड्यू टू सम इन्फ्लेमेशन कॉज तो वो जो है वो cannot collapse. वो collapse तो नहीं होगा, उसकी एयर एब्जॉर्ब हो जाएगी फ्रॉम द एल्वियोलाई और उसकी वजह से उसमें बहुत नेगेटिव प्रेशर एल्वियोलाई में डेवलप होगा क्योंकि आप एयर सारी एब्जॉर्ब हो गए, देयर इज नथिंग लेफ्ट, सो नेगेटिव प्रेशर डेवलप. और इसकी वजह से जो फ्लूइड है बाहर से पल्मोनरी कैपिलरी से फ्लूइड जो है वो इन एल्वियोलाई में आ जाएगा और एल्वियोलाई जो है वो फिल इन हो जाएंगे completely with ओडिमा फ्लूइड और that is going to result in massive collapse of the lung और इसको हम एटिलैक्टेसिस कहते हैं. जब लंग का कोलैप्स होगा तो लंग का साइज छोटा हो जाएगा. As we can see here, this is a normal lung. This is the collapsed atelectatic lung. यहाँ पे एयर जो है वो सारी एब्जॉर्ब हो गई है होल ऑफ द लंग. सारी एयर एब्जॉर्ब हो गई है और दिस इज द राइट लेफ्ट लंग जिसमें एयर एब्जॉर्ब हो गई. दिस इज
the size what we are left with the lung, क्योंकि जब एयर निकल गई वो फूलना, उसका फूला हुआ पोर्शन कम हो गया, so in comparison to right lung it becomes much smaller in size. Atelectasis जो है occludes the alveoli है, atelectasis में alveoli occlude हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. सेकेंडली वो एयर रेजिस्टेंस जो है टू द ब्लड वो ज़्यादा हो जाता है, ब्लड फ्लो से ज़्यादा हो जाता है थ्रू द पल्मोनरी वेसल ऑफ द कोलैप्स लंग. जब ये कोलैप्स होगा, बाहर से प्रेशर ज़्यादा हो पड़े, तो इसका जो है ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा. द रेजिस्टेंस जो है इस पार्शली because this resistance is partially जो ये resistance बाहर से आए is partially because of lung collapse, और lung जो है collapse की वजह से ये compress करता है on the blood vessels. जब blood vessels compress होंगी तो उनमें से जो blood pass हो रहा है वो उसको difficulty होगी, उसको resistance मिलेगा, और क्योंकि लंग वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज हो गया है, और उसकी वजह से जो है फर्दर प्रेशर है ऑन द वेसल्स ऑफ द लंग, सो द रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो थ्रू दिस वेसल्स, ब्लड वेसल्स. सेकेंडली जो हाइपोक्सिया होगा, नेचुरली जब एक तो रेजिस्टेंस कम हो गया, सेकेंडली एल्वेओलाई जो है उनमें there is no gas exchange, all filled with fluid or no air at all. ये vasoconstriction, वहाँ की जो blood vessels हैं उसकी vasoconstriction cause होगी, और that greatly reduces the blood flow through atelectatic lungs. So एक तो blood lungs के collapse की वजह से resistance ज़्यादा हुआ है, दूसरा vasoconstriction जो blood के उसके pressure की वजह से एटिलैक्टेटिक टंग कोलैप्स टंग की वजह से ब्लड वेसल्स पे प्रेशर है, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, और कंस्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड रिड्यूस होगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा थ्रू दिस एटिलैक्टेटिक लंग्स. और इस केस में ये होता है कि ये अब एटिलैक्टेटिक लंग में तो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए ज़्यादा ब्लड जो मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है थ्रू वेंटिलेटेड लंग, और इसलिए वो that blood is very well oxygenated. In here we can see 5/6 of the blood passes out of 6 parts of the blood. 5/6 part of the blood is passing through aerated lung, जिसमें aeration हो रही है, और only 1/6 of the blood passes through unaerated lung. So most of the blood is aerated, और it सिर्फ 1/6 जो है वो aerated नहीं है, ऑक्सीजनेटेड नहीं है. सो वेंटिलेशन, उस वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है उसमें बहुत स्लाइट डिफरेंस होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, और there is mild desaturation of the oxygen in spite, इस चीज़ के बावजूद कि एक लंग तो पूरा ही कोलैप्स हो गया है, लेकिन कॉम्पनसेट कैसे हो रहा है, जो दूसरा लंग है उसमें से वो ज़्यादा ब्लड टेकअप कर रहा है. आउट ऑफ 6 पोर्शन, 5 portions of the blood is being oxygenated in the normal lung, और इसलिए ऑक्सीजन परफ्यूजन रेशियो जो है वो बहुत कम कॉम्प्रोमाइज होता है. सेकेंड कॉज हमने कहा था कोलैप्स का है लैक ऑफ सर्फेक्टेंट एज अ कॉज ऑफ लंग कोलैप्स. जो है सर्फेक्टेंट जो है जो कोट करता है इन द इनर सरफेस ऑफ द एल्वेओलाई, तो जब डिक्रीज होगी सर्फेक्टेंट डिक्रीज होगा इन दिस एल्वेओलाई, or it can decrease the tension, surface tension of these alveoli.
2 से 10 टाइम्स डिक्रीज कर सकता है और इट प्लेज अ मेजर रोल इन preventing lung collapse. अब हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज एक होती है, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हम इसको कहते हैं, ये न्यू बॉर्न्स में होती है। Going back, going over the part. Surfactant coats inner surface of the alveoli. जब inner surface of the alveoli जो है वो coat होगी तो ये surface tension decrease करेगी in the alveoli और ये 2 to 10 folds decrease होगी। और जब ये decrease होगी तो जो इसका रोल क्या है, ये लंग को कोलैप्स होने से बचाती है। अब हमारे एक डिजीज़ होती है हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़, हम उसको कहते हैं या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये न्यूबॉर्न प्रीमेच्योर बेबीज़ में होता है, जो टाइम से पहले या प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं में उनमें ये सिंड्रोम होता है। रेस्पिरेशन के डिस्ट्रेस होता है, उनकी रेस्पिरेशन ठीक नहीं होती, दे कांट ब्रीथ प्रॉपरली। क्वांटिटी ऑफ इनमें क्या होता है कि सर्फेक्टेंट की क्वांटिटी जो है वो बहुत डिक्रीज करती है, चूँकि टाइम से पहले पैदा होते हैं और इनके डेवलपमेंट ठीक नहीं होती है। तो जो सर्फेक्टेंट है वो नॉर्मल अमाउंट में अभी सीक्रेट होना नहीं शुरू हुआ, बनना नहीं शुरू हुआ, सो देयर इज डिक्रीज्ड quantity quantity of surfactant। और जब डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ सर्फेक्टेंट होगी तो सरफेस टेंशन जो एल्वियोलर alveoli की fluid becomes several times less than normal। जितनी नॉर्मल में सरफेस टेंशन होती है उससे बहुत कम हो जाएगी। जब सरफेस टेंशन कम होगी तो लंग्स की टेंडेंसी जो होगी इन बेबीज में वो कोलैप्स की तरफ होगी, क्योंकि अब वो नेगेटिव प्रेशर जो है वो इट्स नॉट प्रेजेंट देयर, सो लंग्स जो है वो कोलैप्स होंगे और या फिर वो फ्लूइड के साथ फिल इन हो जाएंगे। और ये जो बेबीज हैं, नॉर्मली मैनी बेबीज डाई ऑफ सफोकेशन, दम घुटने से, क्योंकि अब वो ब्रीथ नहीं प्रॉपरली कर सकते, सो दे आर गोइंग टू डाई ऑफ सफोकेशन when large part of the lung becomes atelectated. So next condition is asthma. Asthma is spasmodic contraction, spasm में contraction होती है, smooth muscles in the bronchioles के जो smooth muscles होते हैं वो spasmodically contract कर जाते हैं। Asthma is spastic contraction of the smooth muscles in the bronchioles। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इट पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट्स द ब्रोंकियल्स का जो ह्यूमन है वो कम हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन एक्सट्रीम ब्रीदिंग डिफिकल्टी। So this occurs in 3 to 5% of all the people at some time in the life। It is ये hypersensitivity है of bronchioles in response to foreign substance। bronchioles के किसी भी muscles जो हैं उनकी किसी भी वजह से जो foreign बाहर substances हैं उनकी वजह से ये hypersensitive होते हैं। जब ये hypersensitive होते हैं तो they go into spasm। In 70% of patients of more than 30 years of age, it is ये एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी होती है, स्पेशली प्लांट पोलन्स के साथ, प्लांट्स के हो गए या ग्रास पोलन्स वगैरह हो गए, इनकी वजह से इनकी हाइपर सेंसिटिविटी होती है इन पेशेंट्स में और ये स्पैज़म कॉज करता है ऑफ द ब्रोंकियोलर मसल्स। Older people hypersensitivity is to non-allergic type of irritants in the air। ये एक हाइपर सेंसिटिविटी की वजह पीपल जो दूसरे कुछ ओल्डर पीपल होते हैं स्मॉग में जो होता है, स्मॉग आपको पता है जो विंटर्स में नॉर्मली ये
जिसको हम धुंध कहते हैं, उसमें पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह या ये दूसरे पार्टिकल भी सस्पेंडेड होते हैं, वो जब इंसान इनहेल करता है, दैट कैन रिजल्ट इन हाइपर सेंसिटिविटी और results in spasm of the bronchiolar muscles. Allergics में allergies में ये होता है कि large amount of immunoglobulin E. IG stands for immunoglobulin और immunoglobulin के types है. One of the type is E. जो allergies में immunoglobulin E antibodies form होती हैं और ये रिजल्ट करती है इन एलर्जिक रिएक्शन, जब ये किसी एंटीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, उसके जो स्पेसिफिक एंटीजन होता है उसके साथ जब रिएक्ट करती हैं तो इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. अस्थमा में एंटीबॉडीज जो है वो मास्ट सेल्स के साथ अटैच्ड होती हैं और पोलन्स जो है वो मास्ट सेल के साथ रिएक्ट, जो एंटीबॉडीज होती हैं अटैच्ड टू द मास्ट सेल, उसके साथ ये पोलन रिएक्ट करते हैं और जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये रिलीज करते हैं नंबर 1 हिस्टामिन. ये एलर्जी कॉज करते हैं ये सब जो है सब्सटेंसेस. Number 1 is histamine. Secondly, slow reacting substance of anaphylaxis, that is a mixture of leukotrienes. Thirdly, eosinophilic chemotactic factor. Fourthly, bradykinin. Combined effect of all these, or especially of slow reacting substance of anaphylaxis, ये रिजल्ट करता है लोकलाइज्ड एडीमा. जहाँ पे ये रिएक्शन हुआ है वहाँ का ओडीमा इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल सम ऑफ द स्मॉल ब्रोंक्यूल्स. और ओडीमा के अलावा वहाँ पे थिक म्यूकस सिक्रीशन भी कोलैक्ट हो जाती है ब्रोंक्यूलर ल्यूमेंस में, और स्पैज़म कॉज करता है और ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल का, जो कि इंक्रीज करता है एयरवे रेजिस्टेंस. एस्थमा में ब्रोंक्यूलर डायमीटर रिड्यूसेस मोर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. एस्थमा में जब हम पर्सन एक्सपायर करता है तब उसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा रिड्यूस होता है ब्रोंक्यूल्स का. और bronchiolar collapse during respiratory efforts that compresses the outside of the bronchiole. क्योंकि जब हम वो जोर से सांस लेने की करता है, बाहर से जो उसका प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और ब्रोंक्यूल्स जो है वो ज़्यादा कोलैप्स होते हैं. दैट इज़ ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन में उनपे इतना इफेक्ट नहीं होता है. एक्सटर्नल कंप्रेशन जो है, बाहर की कंप्रेशन इन दीज केसेस फर्दर ऐड करती है टू ऑलरेडी पार्शियली एक्लूडेड एस्थमेटिक लंग्स. एक तो एलर्जी की वजह से स्पैज़म पहले ही हुआ है एस्थमेटिक लंग्स में, और बाहर से जब और कंप्रेशन एयर कंप्रेशन होगी तो ये जो है और ज़्यादा जो है ब्रोंक्यूल्स जो हैं एस्थमेटिक के एस्थमेटिक लंग्स के ज़्यादा कंप्रेस होंगे, ज़्यादा उसमें एक्लूड होंगे, और पर्सन जो है जैसे मैंने बताया है इंस्पायर तो एडिक्वेटली कर सकता है, लेकिन उसको एक्सपायरेशन में डिफ़िकल्टी होती है. क्लिनिकली हम देखते हैं देयर इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड maximum expiratory reduced time expiratory volume, or that is dyspnea. Functional residual capacity and residual volumes are increased during acute asthmatic attack. In chronic cases there is permanent increase in chronic cases में permanent increase होता है functional residual capacity में और residual volume में. chest जो है चूँकि अब एयर अंदर कोलेक्ट होती जाती है तो continuously क्रॉनिकली, तो चेस्ट का डायमीटर जो है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज कर जाएगा और चेस्ट शेप जो है वो बैरल शेप चेस्ट हो जाएगा. ट्यूबरक्लोसिस नेक्स्ट है. ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरकल बैसिलाई.
से होता है, जो इन्वेजन करता है, इन्वेड करता है इन्फेक्टेड टिश्यू। ये टिश्यू जो इन्फेक्ट ऑलरेडी इन्फेक्शन है लंग्स में, वो उसको इन्वेड करता है और मैक्रोफेजेस वहाँ पे होते हैं, और ये मैक्रो वहाँ पे जो है मैक्रोफेजेस उस पोर्शन को जो उसमें इन्फेक्शन है उसको किसी हद तक डिस्ट्रॉय करने की करता है और उसके गिर्द एक वॉल बना लेता है। और ये फाइब्रस टिश्यू होता है जो डिस्ट्रॉय करने के बाद लंग टिश्यू डिस्ट्रॉय होकर फाइब्रस टिश्यू में चेंज हो, और इस पोर्शन को या जहाँ पे ये सब होता है उसको हम ट्यूबरकल कहते हैं। वॉलिंग का एक पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव फैक्टर ये है कि वो स्प्रेड, इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं होने देती, वो इतनी देर उसी जगह पे रहती है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट 3% में अगर ट्रीट नहीं किया गया इसको, तो ये जो है इन्फेक्शन, ये वॉल उसके इनफेक्टिव हो जाती है और टीबी जो है वो स्प्रेड आउट थ्रू आउट द लंग्स। इन एक्सट्रीम केसेस डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग होता है। जब डिस्ट्रक्शन होगी वहाँ पे एब्सेस कैविटी फॉर्म हो जाती है मैक्रोफेजेस और उसके सारे फैक्ट में, और लेट स्टेजेस में मैनी एरियाज ऑफ फाइब्रोसिस थ्रू आउट द लंग हो जाते हैं। सेकेंडली, फंक्शनल लंग टिश्यू जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि फंक्शनल टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहाँ पे एब्सेस कैविटीज फॉर्म होती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, ये वर्कलोड जो है रेस्पिरेटरी मसल्स पे ज़्यादा करता है, क्योंकि नॉर्मल लंग टिश्यू थोड़ा बहुत सारा लंग टिश्यू जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो लंग टिश्यू नॉर्मल लंग टिश्यू बाकी रह गया वो जो है उसको सारा काम करना पड़ता है। उसकी वजह से वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस होती है, रिड्यूस ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है। सेकेंडली, रिड्यूस्ड टोटल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया की वजह से और थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की वजह से पल्मोनरी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी प्रोग्रेसिवली कम हो जाती है। और थर्डली, एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होगा इन द लंग्स, जो कि फर्दर रिड्यूस करता है ओवरऑल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपोक्सिया एंड ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपोक्सिया का मतलब है insufficient oxygen at the cellular level. Oxygen therapy can be of great value in some conditions, moderate value in some conditions, और कुछ कंडीशंस में इसकी ऑक्सीजन थेरेपी की बहुत वैल्यू होगी, कुछ में मॉडरेट वैल्यू होगी और कुछ में बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं होगी। क्लासिफिकेशन जो है हाइपोक्सिया की है, inadequate oxygenation of the blood in the lungs because of extrinsic reason, deficiency of oxygen in the एक्सट्रिंसिक रीज़न। एक तो डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की है एटमॉस्फेयर में, दूसरा हाइपोवेंटिलेशन जो कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। सेकेंडली, पल्मोनरी डिजीज में जब हाइपोवेंटिलेशन होगा कॉज बाय इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस और डिक्रीज पल्मोनरी कंप्लायंस। एबनॉर्मल एल्वियोलर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। thirdly, diminished respiratory membrane diffusion. Third is venous to arterial shunt, right to left cardiac shunts. Fourthly, inadequate oxygen transport to the oxygen by the blood, as in the case of anemia or abnormal hemoglobin, general circulatory deficiency, localized circulatory deficiency, peripheral cerebral vessels and tissue edema. Inadequate tissue capability of oxygen, using oxygen भी होती है, जैसे कि poisoning of cellular oxidation enzyme होगा, diminished cellular metabolic capacity of the lung होगा because of toxicity, vitamin D, vitamins की deficiency की वजह से, basically vitamin B or other factors. Hypoxia also can be classified as hypoxic hypoxia, that is low arterial blood partial pressure of oxygen accompanied by inadequate hemoglobin saturation. Secondly, anemic hypoxia, इसमें reduced oxygen carrying capacity of the blood होगा. Third is circulatory hypoxia, too little oxygenated blood delivered to the tissue, also known as stagnant hypoxia. Fourthly, histotoxic hypoxia, inability of the cells to use
available oxygen. Inadequate tissue capability to use oxygen. Histotoxic hypoxia में जो है inadequate tissue capability of oxygen होता है. In cyanide poisoning, जैसे in cyanide poisoning होता है, in that case tissues are unable to use even the available oxygen because action of enzyme cytochrome oxidase जो है वो block हो जाता है by cyanide and ये limit करता है tissues को. Tissues simply जो available oxygen है दो के वो plenty है लेकिन it cannot use that oxygen. Deficiencies of some tissue cellular oxidative enzymes की वजह से ये होता है that जब ये tissue oxidative enzymes deficient होंगी, this results in hypoxia. Thirdly, beriberi, that is because of B1 deficiency, vitamin B1 deficiency disease, in which several steps of utilizing oxygen is utilized and formation of oxygen are compromised. Effect of hypoxia on body क्या होता है? Severe hypoxia results in cell death throughout the body. Less severe जो है वो mental activity depress करेगा और sometimes this depression can result into coma of the birth. Thirdly, reduced work capacity of the muscle. In oxygen therapy, in different types of hypoxia, oxygen can be administered by placing the patient's head in the tent that contains air fortified with जो ये normal tent में normal air in addition होती है और उसमें in addition oxygen added होती है. Secondly, patient breathe in pure oxygen or high concentration of oxygen from mask जो कि आजकल हम लगाए कर रहे हैं. Thirdly, oxygen administered through intranasal tubes. ये भी आपने अक्सर हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि दो नालियां जो है दोनों नॉस्ट्रल्स के थ्रू उनमें के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जा रही है. एटमॉस्फेरिक हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन इनमें एटमॉस्फेरिक हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन थेरेपी, जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम है उसमें ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो ऑक्सीजन लेवल्स बहुत करेक्ट करेंगे एंड इट इज 100% इफेक्टिव. हाइपोवेंटिलेशन हाइपोक्सिया में जब 100% ऑक्सीजन देंगे तो इट इज़ 5 times मच मोर ऑक्सीजन. और जब क्योंकि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन जा रही है टू द पेशेंट और इनटू द एल्वेलाई एंड इट इज़ extremely beneficial in these in hypoventilation hypoxia, लेकिन it has no role in the carbon dioxide expulsion. Hypoxia caused by impaired alveolar membrane, इसमें भी about जब हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो डायरेक्ट ऑक्सीजन इज गोइंग इनटू द lungs or it improves the oxygen demand oxygen or it is effective up to 800%. Hypoxia caused by anemia, abnormal hemoglobin transport of oxygen, circulatory deficiency or physiological shunt. In all this condition, in सब condition में oxygen therapy is of less value because normal oxygen is already present in the alveoli. Problem is that one or more of the mechanism for transporting oxygen from the lungs to the tissues is deficient. A small amount. Next topic हमारा है cyanosis. Cyanosis क्या होता है? It's blueness of the skin caused by excessive amount of deoxygenated hemoglobin in the skin vessels. और स्किन में हम ब्लूइश डिस्कलरेशन देखते हैं, स्पेशली द कैपिलरीज. डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हैज़ जो है ये इंटेंसली डार्क ब्लू कलर की होती है, बहुत डार्क ब्लू कलर की, डार्क ब्लू पर्पल कलर की होती है और ये स्किन के थ्रू हमें नज़र आता है. साइनोसिस अपीयर व्हेनेवर आर्टीरियल blood contains more than 5 grams of deoxygenated. जब ब्लड में 5 ग्राम से ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होगी पर 100 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड.
एनीमिक पर्सन जो है वो कभी भी साइनोटिक नहीं होगा, उसमें साइनोसिस नहीं डेवलप होगा, क्योंकि उसमें इतनी हीमोग्लोबिन नहीं होती है 5 ग्राम्स ऑफ कि वो डीऑक्सीजनेट हो, और इसलिए जो है उसमें हम साइनोसिस नहीं देख सकते। पॉलीसाइथीमिया वेरा एक और कंडीशन है जिसमें नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जब नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होंगे तो हीमोग्लोबिन भी एक्सेस में होगी, सो हमारे पास 5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होती है। सो इन पॉलीसाइथीमिया वेरा हम ये साइनोसिस हमको नज़र आता है, या उनमें साइनोसिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट is hypercapnia. Hypercapnia is retention of excess carbon dioxide in the body. Symptoms हैं और due to central nervous system depression, और ये हैं डिप्रेशन की वजह से कंफ्यूजन होगा, डिमिनिश सेंसरी एक्टिविटी जो कि कोमा में रिजल्ट करेगी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा और फाइनली डेथ होगी। इन पेशेंट्स में जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, प्लाज्मा बाइकार्बोनेट जो है वो 40 मिली इक्विवेलेंट से पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है। बाइकार्बोनेट इज excreted but more is absorbed. Plasma इनकी, और इस वजह से प्लाज्मा बाइकार्बोनेट जो है वो इंक्रीज करेगा और पार्शली डिकम्पनसेट, इस तरह से वो पार्शली डिकम्पनसेट करेगा एसिडोसिस को। हाइपरकैप्निया जो है इट अकर्स विद हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोक्सिया, सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी ओनली, ये और किसी में नहीं होगा। In hypoventilation, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर बिटवीन द एटमॉस्फेयर, हाइपोवेंटिलेट जब करेंगे तो कम हम वेंटिलेट हो रहा है, और जो है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एयर और वेंटिलेशन इज इफेक्ट एल्वियोलाई की वजह से वेंटिलेशन इफेक्ट हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज इफेक्टेड. Transfer is also oxygen transfer is also affected. It results in hypercapnia along with hypoxia. In circulatory deficiency, diminished blood flow results in decreased carbon dioxide removal from the tissue. Tissue hypercapnia होगा, hypoxia होगा. Blood transport capacity of carbon dioxide is 3 times more than that of the oxygen. So hypercapnia is much less than hypoxia. With alveolar carbon dioxide level, इसको भी करेंगे। दूसरा जो है हाइपोकैप्निया होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल in the blood in the body is less than normal. It results from hyperventilation, जब बहुत ज़्यादा hyperventilate करेंगे for any cause, it decreases partial pressure of carbon dioxide, results और ये रिजल्ट करेगा लेस देन 40 millimeters of mercury of carbon dioxide to comes down to 15 millimeters of mercury, जबकि एल्वेलर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 150 से 140 millimeters of mercury हो। क्रॉनिक इफेक्ट जो है ये हाइपरवेंटिलेट जो ये है न्यूरोटिक पेशेंट्स पे हम देखेंगे, जब वो न्यूरोटिक होते हैं तो वो हाइपरवेंटिलेट करना शुरू करते हैं। इट्स नॉट समथिंग दैट डिजीज, इट्स जस्ट दे आर न्यूरोटिक, इसलिए वो खुद से खुद ज़्यादा हाइपरवेंटिलेट करेंगे, उस वजह से ये कंडीशन डेवलप हो गई। और इसकी वजह से जो है सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी कम होगा, और सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम होगा, सेरिब्रल इस्कीमिया होगा, दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस एंड पैरास्थीसियास। हाइपोकैप्निया जो है इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड carbon monoxide constrictor effect on the peripheral vessel, depresses vasomotor center, increased blood pressure increase in blood pressure is unchanged or slightly elevated.
ऑल्सो हाइपरकैपनिया जो है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कॉज करता है। ब्लड पीएच जो है वो 7.56 टू और 7.5 टू 7.6 तक हो जाता है। प्लाज्मा बाइकार्बोनेट लो होता है। प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स जो है वो भी फॉल कर जाती हैं इन हाइपोकैपनिया। और इसमें कार्पोपीटल स्पैज्म, वो जो हाथ पाँव में एकदम से स्पैज्म हो जाता है, वो हो जाता है। और पॉजिटिव शेवोस्टेक जो है साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है ये। और अदर साइंस ऑफ टेक्नी भी प्रेजेंट होते हैं। अनदर इज dyspnea is mental anguish with inability to breathe adequately to satisfy the demand for air। और ये एयर हुंगर होता है। dyspnea के causes है abnormality of respiratory gases in the body fluid, especially hypercapnia and to lesser extent हाइपोक्सिया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अमाउंट, इसलिए आई एम गोइंग थ्रू इट क्विकली। अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी परफॉर्म बाय द रेस्पिरेटरी मसल टू प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन वो डिक्रीज हो जाता है। स्टेट ऑफ माइंड की वजह से भी डिस्निया होता है। Person becomes dyspneic because of increase in carbon dioxide in the body fluid. Secondly, at times both carbon dioxide and oxygen in the body fluid are normal, but to attain this normality, person has to breathe forcefully, जोर से breathe। हालांकि ये दोनों चीज़ें normal होती हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न पर्सन जो है वो प्रॉपरली जो है वो नहीं कर पाता, तो उसको नॉर्मेलिटी के नॉर्मल लाने के लिए उसको ज़ोर से ब्रीथ करना पड़ता है, विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ डिस्निया। न्यूरोजेनिक डिस्निया और इमोशनल डिस्निया इज occurring because of abnormal state of mind if things about acting how the breathing भी अगर हम ये सोचें कि हम कैसे ब्रीथ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि हम डीपली ब्रीथ करना शुरू कर देंगे। ये है हमारे ऑक्सीजन थेरेपी, हम कैसे रिससिटेटर्स हैं। ऊपर वाला आप देखेंगे इस मैकेनिज्म, इसमें ये मास्क है, ये मुंह पे लगा के इनसे ऑक्सीजन जो है पंप इन करते हैं, और द अमाउंट इज पंप इन पंप आउट, और पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर डेवलप करते हैं, और इस तरह से ये ऑक्सीजन थेरेपी हम उनको प्रोवाइड करते हैं, रिससिटेट करते हैं जहाँ पे इंसान खुद नहीं कर सक रहा है। दिस इज द अनदर टाइम, ये इसको टैंक रिससिटेटर कहते हैं, और इट इज द सेम, इसमें भी प्रेशर अप्लाई करते हैं एट दिस एंड। ये जब अंदर को जाता है पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है, जब ये बाहर आता है नेगेटिव, तो इस तरह से ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट होती है। तो that's in short. So for today, that is all, or with that we finish off the things. तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह we'll meet next time. अल्लाह हाफ़िज़।